गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा कि अभी पटवार का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है, अक्टूबर या अक्टूबर में उसकी डेट आई है। तो उसके रिगार्डिंग अपन आज से स्टार्ट करते हैं। ये सभी के लिए, खैर कॉमन एग्जाम में सभी के लिए है। आगे आने वाली जो जितनी भी वैकेंसीज आएगी राजस्थान लेवल की, स्टेट लेवल की जितनी भी है, तो राजस्थान जीके में ये सभी टॉपिक कॉमन होते हैं। तो उसी पर आज अपन चर्चा करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे नदियाँ, राजस्थान में नदियों के बारे में। ये आपको रीट में, ग्राम सेवक का जो भी आएगा, पटवार में, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उसके सबको ही कवर करेंगे अपन। तो सभी के रिगार्डिंग ये लेक्चर होने वाला है। तो नदियाँ स्टार्ट करते हैं अपन। तो नदियों में सबसे पहले देखेंगे अपन कि राजस्थान में जो मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है वो करती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है वो क्या करती है, बारिश को अलग अलग दो पार्ट में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसी वजह से नदियों का भी दो अलग अलग पार्ट हो जाता है, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। अब देखिए यहाँ पर पूर्वी भाग में जो नदियाँ बहती है वो कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर वो मिलती है। मैं मोस्टली वो यमुना नदी में जाकर और फिर वहाँ से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक, इधर ऐसे ही बात करते हैं अपन पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग में अरब सागर में जाकर वो नदियाँ मिलती है। मेनली आप मान के चलिए कि गुजरात में साबरमती और इनसे मिलती हुई वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी भाग की बात हो गई। ठीक, तो इस तरह से अपन देखें तो अरावली पर्वतमाला को दो पार्ट में हो गए, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और पश्चिमी भाग में अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब इसमें एक और प्रवाह होता है, जैसे अपवाह तंत्र के बारे में अपने आप सबने पढ़ा होगा, कोई नया नाम नहीं है। अपवाह तंत्र तीन तरह के होते हैं राजस्थान में, आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र और एक अरब सागर वाला अपवाह तंत्र। ठीक है, अरब सागर का अपवाह तंत्र का मतलब है जो नदियां अरब सागर में गिरती है उनको क्या बोलेंगे अपन, बंगाल की अरब सागर का अपवाह तंत्र। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है उनको बोलेंगे अपन बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और ऐसे कैसे आंतरिक अपवाह तंत्र में क्या होता है कि आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है जिसका उद्गम तो अपन को ज्ञात हो और जिसका विलुप्त है वो अज्ञात हो। मतलब क्या हो कि अंदर के अंदर बह के वो वहीं पर खत्म होती जा रही है, जिसके राजस्थान में ही वो स्टार्ट हो रही है और वहीं पर कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है, उसका पता नहीं चलता। तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में। तो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से अपन स्टार्ट करेंगे। मुख्यतः आंतरिक अपवाह तंत्र की 9 नदियां होती है। उन 9 की 9 नदियों को अपन एक ट्रिक से देखेंगे और एक एक करके उनको फिर अपन मैप में देखेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। ये मैप हमेशा बना रहेगा, इसमें अपन क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे भी कहां पर वो नदी स्थित है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में अगर मैं बात करूं, आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है, इतना पता लग गया अपन को कि आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। भाई जिसका जो अपन को क्या होगा कि उद्गम तो पता हो, लेकिन क्या हो उसका विलुप्ति का अपन को पता नहीं हो। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं होता है, विलुप्ति का भी पता लग ही जाता है। ठीक है, पहला जो इसमें है मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूं। लिखिए, काका घर में खारी रूपा रूप साबी खड़े। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसमें 9 नदियों को कवर करेंगे अपन। तो काका का मतलब हो गया कांतली, सभी जानते हैं कांतली नदी के बारे में। ठीक है, इसको डिटेल से अपन देखेंगे। कांतली नदी ये है काकणेय या काकनीय बोल सकते हैं। घर का मतलब हो गया घग्गर। ठीक है, मे का मतलब हो गया मेंथा। ठीक है, खारी को खारी ही बोलेंगे। ठीक, रूपा का मतलब हो गया रूपागढ़, ये हो गया रूपारेल। रूपनगढ़ है, सॉरी रूपनगढ़ है ना। रूपारेल, साबी को साबी लिख ही सकते हैं अपन, ये साबी नदी है। और एक लास्ट वाली है खंडेला।
ठीक है, इस तरह से अपन नदियों को याद कर सकते हैं। 9 नदियां हैं। आंतरिक अपवा तंत्र की, काका घर में खारी, रूपा रूप साबी खड़े। ठीक है, तो काका मतलब कातली, काका मतलब काकड़े, घर का मतलब घग्गर, मे का मतलब मेथा, खारी, रूपनगढ़, रूपारेल, साबी और खंडेला। तो इस तरह से 9 नदियां होती है। तो एक एक नदी को अपन विस्तृत से देखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं अपन कातली नदी। तो कातली नदी के बारे में जितनी जानकारी अपन को प्राप्त है उतना सब कुछ अपन इसमें देखते हैं। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा नदियों से तो पूछा जाएगा उद्गम स्थान कौन सा है, प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, विशेष नाम कौन सा है, अन्य नाम कौन सा है, या विशेषता कौन सी है, या वो कहां पर विलुप्त होती है। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को अपन एक बार देखेंगे। तो पहला अपन देखते हैं कातली नदी। कातली नदी, ठीक है, कातली नदी को शेखावाटी की प्रमुख नदी भी बोलते हैं। तो शेखावाटी की प्रमुख नदी, अब मैं एक साथ लिख देता हूं उसको। प्रमुख नदी भी बोलते हैं, पुरानी नदी भी बोलते हैं, किसको? शेखावाटी की। ठीक है, पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी। तो शेखावाटी क्षेत्र में क्या क्या विशेषता है इसकी? शेखावाटी की प्रमुख नदी है, शेखावाटी की पुरानी नदी है, शेखावाटी की पवित्र नदी है, शेखावाटी की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके अन्य नामों की। अब करते हैं इसके उद्गम स्थान की। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की अगर बात करूं तो उद्गम स्थल में यह है कि यह होता है खंडेला, खंडेला की पहाड़ियां। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियां जो कि कहां पर है? सीकर जिले में स्थित है भाई। ठीक, खंडेला की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? सीकर जिले में। उद्गम स्थल की बात कर ली अपन ने। अगर इसके मैं विलुप्त की बात करूं तो ये विलुप्त जो होती है ये होती है भाई चूरू जिले की सीमा पर। चूरू जिले की सीमा पर। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। एक यहां पर एक विशेषता है इसकी कि इस पर जो है गणेश्वर सभ्यता विद्यमान है। कौन सी है भाई? गणेश्वर। इसी नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? कातली नदी के तट पर। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र वो कहां कहां पर है? चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, तो और कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? एक फेमस सा क्वेश्चन बनता है यहां से, तोरावटी। तोरावटी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी बोला जाता है। और कहां कहां पर प्रवाहित होती है ये? चूरू, सीकर और झुंझुनू में। आइए इसको मैप पे देखते हैं। मैप पे अगर मैं देखूं तो यहां से ये नदी कुछ, ठीक है, यहां से ये नदी है अपनी, यहां पर है खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला जो कि कहां पर है? खंडेला की पहाड़ियां। पहाड़ियां ये है भाई सीकर में। ठीक, लुप्त कहां हो रही है ये? यहां मान लीजिए चूरू जिले की सीमा है, चूरू की सीमा। ठीक, चूरू जिले की सीमा पर ये खत्म हो रही है, खंडेला की पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थान है। ठीक है, और इस नदी के बारे में मैंने बताया आपको, एक तो ये है कि इसको प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी बोला जाता है। गणेश्वर सभ्यता इसी पर विद्यमान है। सबसे बड़ी बात, इसकी लंबाई, देखो नदियों की लंबाई कभी फिक्स नहीं होती है, फिर भी अपन लगभग मान के चल रहे हैं कि इसकी लगभग लंबाई होती है 100 किलोमीटर। ये लगभग में माना है मैंने,
ठीक, वैसे नदियों की कोई लंबाई फिक्स नहीं होती है, पर फिर भी मान के चल रहा हूं मैं कि भाई लगभग इतना दे रखा है इसमें कि 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, और 2-3 फैक्ट और है इसमें, देखो कि ये क्या करती है, ये 2 जगह से जहां से बह रही है, ठीक है, ये और ये क्षेत्र, तो ये जो झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिले को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट, डिवाइड, विभक्त करती है, लिखते हैं विभक्त। झुंझुनू जिले को 2 पार्ट में कौन सी नदी विभाजित करती है, अपनी कांतली नदी, ठीक है, कांतली नदी है ये। तो इस तरह से इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अपन ने लिखी। इसके अलावा एक और फैक्ट इसमें बचता है, वो है आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से, वर्ड पे ध्यान देना, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है भाई ये, सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो इतने फैक्ट अपन को पता लग गए। क्या क्या पता लगा अपन को कि आंतरिक अपवाह तंत्र की जो कांतली नदी है वो शेखावाटी की सबसे प्रमुख नदी है, इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है, कहां कहां पर बहती है, चूरू, सूकर और झुंझुनू जिले को 2 पार्ट में विभाजित करती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर चूरू जिला पर समाप्त हो जाती है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह से अपन ने कुछ इसके फैक्ट देख लिए यहां पर, ठीक है। तो और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि इस पर कौन सी नदी, कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, तो वो कौन सी हुई थी भाई, गणेश्वर सभ्यता। तो इस तरह से कांतली नदी अपनी कंप्लीट होती है। अब एक मैं इंपॉर्टेंट नदी और बताता हूं, इसमें खूब सारी नदियां हैं पर अपन इंपॉर्टेंट को लेंगे जिन पर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो अगला जो अपना पार्ट आएगा वो है अपनी घग्गर नदी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी दृष्टि से, क्योंकि यहां पर घग्गर नदी का क्या है, ये अगर आप भौतिक क्षेत्र पढ़ोगे, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र जब पढ़ते हैं अपन, ठीक है, वहां पर जब अपन 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं भौगोलिक क्षेत्र को, तो वहां पर भी घग्गर नदी का, घग्गर बेसिन का नाम आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन घग्गर नदी। अगली नदी देखते हैं, मैंने दूसरे नंबर की छोड़ दी है, वो छोटी है, उसको अपन बाद में कर लेंगे, पहले देखते हैं अपन घग्गर नदी। घग्गर नदी, सबसे पहले इसके नामों की बात कर लेता हूं मैं। तो देखो इसमें बहुत सारे नाम है इसके, जैसे ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल में इसको सरस्वती नदी से बोला जाता था, पौराणिक कालों की बात है, सरस्वती नदी या द्वेषवती नदी, द्वेषवती नदी, ठीक है, ये हो गई सरस्वती नदी या द्वेष नदी। उसके अलावा मृत नदी, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक भी बोला जाता है इसको, नट नदी, ठीक है। इसके अलावा इसको बोला जाता है लेटी हुई नदी, हुई नदी, ठीक है। इस तरह से इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, नाली भी बोला जाता है। और अब देखते हैं इसके उद्गम स्थल की बात करता हूं मैं। तो उद्गम देखो इसका, उद्गम, ठीक है, तो उद्गम है इसका हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश की कालका एक स्थान है, कालका, जिनको कालका माता जी का मंदिर भी बोला जाता है, कालका स्थान पर शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। अगर मैं विलुप्ति की बात करूं, देखो इसमें 2 फैक्ट काम करते हैं विलुप्ति में भाई। अगर बाढ़ में ये चलती है नदी, अगर बारिश ज्यादा होती है और बाढ़ आती है, तो ये देखो हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हुई लास्ट में ये फोर्ट अब्बास अकरा, जो कि पाकिस्तान है, वहां तक जाती है। लेकिन अगर बात करूं मैं नॉर्मल तरीके से, तो विलुप्त जो होती है भटनेर में हो जाती है, भटनेर में ये
विलुप्त हो जाती है। भटनेर यानी कि जो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। गढ़ सबसे बड़ी बात, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। कैसे है भाई, पाकिस्तान जाती है, राष्ट्र बोलना गलत है पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदी है हनुमानगढ़, ठीक है। तो हनुमानगढ़ में ये क्या करती है, विलुप्त हो जाती है। इसको मैपिंग पे अगर मैं देखूं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये यहाँ से ये नदी गई और ये, ठीक है, ये यहाँ पर अपना हनुमानगढ़ है, ये सॉरी श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर, ठीक, ये श्री गंगानगर है और ये यहाँ पर अपना हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है, ठीक है। अब अपन को ये पता है कि यहाँ पर जो है ये तो है शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक। अब यहाँ ये प्रवेश करती है, इस क्षेत्र में ये जो प्रवेश करती है, जहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, वो है हनुमानगढ़ का टिब्बी गांव, टिब्बी गांव कहां पर है, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव से ये प्रवेश करती है, ठीक। शिवालिक की पहाड़ियां जो कि हिमाचल प्रदेश से, वहां से स्टार्ट होती है, टिब्बी गांव पर ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद ये भटनेर के आसपास, भटनेर जो कि कहां पे, हनुमानगढ़ में ही है, हनुमानगढ़, वहीं पर क्या होती है, ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। यहां पर ये विलुप्त, आपने सुना होगा एक बहुत प्राचीनतम सभ्यता भी यहां पर विकसित हुई थी, जिसका नाम है भाई कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता। वो सरस्वती नदी के तट पर ही हुई थी विकसित, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। आगे अपन बढ़ते हैं, अगर इसके बाढ़ का पानी आगे तक जाता है तो ये अनूपगढ़ और सूरतगढ़, जो कि कहां पर है, अनूपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, मतलब ये श्री गंगानगर के यहां तक आ जाता है ये पानी, और आगे बढ़ता हुआ ये जो पाकिस्तान का बहावलपुर है, बहावलपुर, यहां से प्रवेश करती है पाकिस्तान में और आगे कहां तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास तक जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा बोला जाता है, हकरा, ठीक। तो इस तरह से कहां से स्टार्ट हुई, शिवालिक की पहाड़ियों से, हनुमानगढ़ में गई, टिब्बी गांव में। एक फैक्ट और है इसमें कि हनुमानगढ़ में इसको सामान्य भाषा में नाली या पाट बोला जाता है भाई। इसके बहाव क्षेत्र जो है हनुमानगढ़ में, उसको नाली या पाट बोला जाता है। तो शुरुआत कहां से हुई, शिवालिक की पहाड़ियों से स्टार्ट हुई। शिवालिक की पहाड़ियों से कहां पर आई, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कहां पर प्रवेश किया इसने, टिब्बी गांव में। टिब्बी गांव में प्रवेश करने के बाद भटनेर में ये विलुप्त हो जाती है, लेकिन इसमें आए मतलब क्या है कि बरसाती दिनों में बाढ़ आती रहती है, तो ये सूरतगढ़ अनूपगढ़ होती हुई बहावलपुर में प्रवेश करती है। बहावलपुर पहला स्थान है जहां पर ये नदी प्रवेश करती है, कहां पर, पाकिस्तान में। कहां तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक, जहां पर इसको नदी को क्या बोला जाता है सामान्य भाषा में, पाकिस्तान में हकरा बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी, और भटनेर का किला भी यहाँ पर ही स्थित है, भटनेर का किला है वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से इसके घग्गर नदी के बारे में अपन ने जाना, देखा। अगली नदियाँ हैं वो अब स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं।